नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं सुरेंद्र ढाका। खास मुलाकात में आज हमारे साथ होंगे बीजेपी के कद्दावर नेता विनोद चमोली। विनोद चमोली का कैरियर एक पार्षद से शुरू होकर नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर और उसके बाद वर्तमान में विधायक हैं। धर्मपुर विधानसभा है, उससे विधायक हैं। राजधानी की विधानसभा है। बात करते हैं विनोद चमोली से। राजनीति का सफ़र कैसे शुरू? देखिए, मैं राजनीति में एक घटनाक्रम के कारण आया। मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आया था, एडमिशन भी था, पढ़ाई भी कर रहा था। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक कुछ एक सीरियल किलर ने छोटी बच्चियों का रेप किया और उसके बाद किल किया। देहरादून में एक ऐसा दौर आया था। तो उस समय मैं आंदोलन से जुड़ गया, माहौल बना, मैं आंदोलन खड़ा कर दिया और उसके बाद से फिर मेरा पूरा स्ट्रीम चेंज हो गई। मेरी सोच में बदलाव आया और मुझे लगा मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए और मुझे जो ये अव्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की मानसिकताएं हैं, इनके विरोध में लड़ना है। तो वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है और तब से मैं लगातार फिर बीजेपी में मैं युवा मोर्चे का पहले जिले का मंत्री रहा हूँ, फिर लगातार बीजेपी के तमाम दायित्वों पर काम किया। उसके साथ साथ जहाँ तक पब्लिक में पहले सभासद रहा, फिर चेयरमैन रहा, फिर 2 बार मेयर रहा, आज विधायक के नाते। तो तब से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। एक बड़ा सवाल है, आपकी जो छवि है एक बड़े कड़क नेता की है। आप दबंगई की राजनीति करते हैं, लोग कहते हैं। दबंग नहीं कह सकते, मैं वसूलों की राजनीति करता हूँ और अपने वसूलों पर अडिग रहता हूँ। तो कई बार उसके कारण टकराव भी होते हैं। जब आप मूल्यों की राजनीति करोगे, वसूलों की राजनीति करोगे, तो आज के माहौल में आपको कई बार उसके कारण लोगों से आपको टकराना भी पड़ता है। तो उसके कारण एक छवि मेरी बनी हुई है। अब दबंग का अर्थ तो लोग गलत भी लगाते हैं, लेकिन दबंग न कह के आप कह सकते हैं कि मैं वसूलों की राजनीति करता हूँ और अपने निर्णयों पर अडिग रहता हूँ। इसके कारण इस तरह की छवि बनी हुई है और निश्चित तौर पर मैं कड़ाई के साथ अपने निर्णयों को लागू करने के लिए किसी भी स्तर तक जाता हूँ। 35 साल का लगभग का आपका राजनीतिक कैरियर है, कैसे देखते हैं पिछले 35 साल? देखिए, अच्छा रहा। हालांकि पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ तो संघर्ष भरा है लगातार। चाहे वो नगर पालिका का मेरा समय रहा हो, दौर रहा हो, चाहे नगर निगम का दौर रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक जो दायित्वों पर मैं रहा हूँ, तो लगातार संघर्ष भरा रहा है और आज भी संघर्ष जारी है। तो कुल मिला के मेरे जीवन में संघर्ष से प्रारंभ हुआ है, संघर्ष पर ही समाप्त होना है, ऐसा मेरा मानना है। आप राज्य आंदोलन में भी रहे, हिस्सा लिया है आपने? जी हाँ, मैं राज्य आंदोलन में रहा और मैं एकमात्र रासुका बंदी वर्तमान में राज्य आंदोलन में। 2 लोग रासुका लगी थे हम लोगों पर, मुझ पर और राजेंद्र साहब हमारे विधायक थे उस समय। तो राजेंद्र साहब तो हमारे बीच में रहे नहीं, तो मैं एकमात्र रासुका बंदी हूँ और उस दौरान 2 बार मैं जेल भी गया हूँ। एक बार रासुका में गया, उसके बाद फिर आंदोलन करते हुए गया। तमाम मुकदमे मेरे ऊपर रहे हैं और काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है राज्य आंदोलन का। एक बड़ा सवाल है, जो निगम है वो लगातार घाटे में चलते हैं, आपने उसे प्रॉफिट में लाया और अच्छे से चलाया। किस तरह जो मॉडल था उसे अच्छा मॉडल देने की आपने कोशिश की? देखिए, मैंने निगम को परिवार की तरह चलाया, क्योंकि मेरी राजनीति आप जानते हैं सभासद से शुरू हुई है। नगर पालिका का वो दौर भी मैंने देखा है जब मैं सभासद रहा। 88 में मैं सभासद बना था। तनख्वाहें बांटने के लाले होते थे, बहुत अल्प वेतन भोगी वहाँ पर कर्मचारी काम करते थे। सफाई कर्मचारियों का वहाँ पर काम है, जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं। तो उनके जीवन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। तो जब मुझे अवसर मिला, मैंने उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। मैं जब तक सभासद रहा तब तक काम किया। उसके बाद जब मैं चेयरमैन आया तो आपने देखा होगा मैंने नगर पालिका से नगर निगम बनाने के लिए अपना 3 साल का कार्यकाल छोड़ा लगभग और उसको नगर निगम बनाया। तो उसका परिणाम ये निकला कि तमाम जो सफाई कर्मचारी थे या जो बाकी के कर्मचारी थे, उनके वेतन भत्ते बढ़े और उनको उसका लाभ मिला। यहाँ तक कि जब मैं सभासद था उस दौर में लगभग 100 से अधिक सफाई कर्मचारियों को हटाया गया था। जब मैं चेयरमैन आया तो मैंने उनको दोबारा से रखा और कहीं ना कहीं मेरी शिकायत भी इसमें उस समय उत्तर प्रदेश होता था, हुई कि साहब आपने जो है जीओ के अगेंस्ट इनको रख दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश थे, उसके अगेंस्ट में गया था। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ। बाद में मेरा जांचें भी हुई, उसके बाद CID भी मेरे खिलाफ हुई कि साहब आपने इस तरह से इनको रखा है। लेकिन उन गरीबों की समस्याओं को समझते हुए मैंने वो काम किया था
और बहुत सारे लोगों को आप रोज़गार देने का भी काम किया। उसके बाद जब मुझे नगर निगम में जाने का अवसर मिला एज ए मेयर, तब भी नगर निगम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने सेल्फ असेसमेंट वहाँ पर लागू किया। आपका जो एडवर्टीजमेंट का फील्ड था, विज्ञापन का फील्ड था, उसमें मैंने टेंडर व्यवस्था कायम की और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जोड़ के मैंने कोशिश की कि वहाँ का आय के साधन बढ़ा जाए। क्योंकि कोई भी संस्था अगर आपको चलानी है तो सबसे पहले आपको इनकम सोर्सेज तलाशने होंगे। आज हमारे प्रदेश की सरकार है, हम उत्तराखंड चला रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में फाइनेंशियल क्रंचेज है, ये आपको स्वीकारना होगा। जब तक हम इसको फाइनेंशियली अपलिफ्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोगों की अपेक्षाओं पे पूरी तरह से नहीं उतर पाएंगे। क्योंकि पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो लोगों में असंतोष होगा। तो इसी तरह मैंने नगर निगम में कोशिश की है कि वहाँ पर फंड्स जनरेट हों। और मेरे कार्यकाल का मुझे लगता है कि 25 करोड़ से ऊपर तो मैं एफडी बना के आया था, और मेरा टारगेट था कि 100 करोड़ का कॉर्पस फंड वहाँ इकट्ठा कर रहा था। अभी ठीक है कि मैं इधर विधानसभा में आ गया तो फिर मेरा काम रुक गया। मेरा टारगेट ये था कि मैं 100 करोड़ का कॉर्पस वहाँ पर इकट्ठा करूँ, ताकि उसके इंटरेस्ट से वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट चले और बाकी का पैसा जनता के कामों में लगे। लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। उस क्रम में मैं काफ़ी काम कर चुका था, कुछ एफडीज मैंने की थी। तो मैं अपने आप में नगर निगम को ठीक ठाक स्थिति में छोड़ के आया हूँ। अब वहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इतनी मुझे जानकारी नहीं है। तो हो सकता है ठीक चल रहा होगा, मेरे तो जानकारी में इतना है नहीं। निगम का जो विकास का मॉडल है वो कैसा होना चाहिए किसी भी, और राजधानी के मेयर, राजधानी में आप मेयर रहे हैं तो एक बड़ी बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये नियोजन से जुड़ा हुआ विषय है। आपने देखा होगा कि देहरादून में जो सेंट्रल वर्ज पोल लगे वो मेरे समय पे लगे। जो विज्ञापन पटों की व्यवस्था की गई, पहले छतों में विज्ञापन होते थे, जगह जगह होल्डिंग लगे होते थे, ये व्यवस्थित ये मेरे समय पर हुए। चौराहों का चौड़ीकरण हुआ, तमाम डिमोलिशंस हुए, वो मेरे दौरान हुए। क्योंकि मैं 10 साल रहा तो काफ़ी समय मुझे भी मिला काम करने का। चक्रोत रोड चौड़ा हुआ। तो आपको एज ए होल पूरी सिटी को लेकर एक ब्लूप्रिंट अपने माइंड में लेकर चलना पड़ेगा और उसके बाद उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आज भी शहर जो चल रहा है, आप चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, चाहे अमृत योजना की बात करें, ये उसी दौरान की योजनाएं स्वीकृत हैं। तो आज जो शहर चल रहा है वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन लेवल उसका वही है, उसी फाउंडेशन पर चल रहा है, तो उसी पर बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो आपका नियोजन पक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी आप जाके नीतियाँ बनाएंगे, तभी आप जाके उसका एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। अब देखिए, जो नीतियाँ बनती हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है वो आज की परिस्थिति के हिसाब से बनती है। अगले 10 साल या 20 साल सोचकर हम लोग नहीं बनाते हैं, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना जनता को भी करना पड़ता है और फंड की तो दिक्कत रहती है। देखिए, यही प्रॉब्लम है। राजनीति का तात्कालिक सोच लेकर काम करता है कि मैं कैसे चुनाव जीतूं। चुनाव जीतना या हारना कोई सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल आदमी भी इस समाज का व्यक्ति है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है, वो अपने आप को ब्यूरोक्रेट से अलग करके ना देखे, वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है। उसकी भी प्लानिंग में लंबी योजना होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर लाया था, आपको ध्यान में होगा, स्वीकृत कराने से लगाने तक, यहाँ तक कि जिस दिन मैं उसको इस्टेब्लिश करा था मेरे ऊपर जानलेवा हमला तक कितनी दिक्कत है आपको हुई। और मैंने जबरन उसको, जब सरकार ने सहयोग नहीं किया तो नगर निगम में अपने ऊपर लेते, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर मैंने वहाँ पर काम प्रारंभ किया। आज जो हमारी रैंकिंग है एकदम से नीचे आ गई। जो हम बहुत पीछे थे, जो हमारी स्वच्छता की रैंकिंग होती है, आज वो रैंकिंग एकदम नीचे आई। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था, पहले हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट ही नहीं था। आज हम उस काम को कर रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन को मैंने इंट्रोड्यूस किया जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था। उसके बाद मेयर रहते हुए मैंने उसको आगे बढ़ाया। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे समय पर मैंने नए किए हैं शहर के अंदर। आज शहर उस पर खड़ा है, तो आगे के लिए भी नियोजन करने की आवश्यकता है। अब स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट काफ़ी हद तक मेरे समय का बना हुआ है, लेकिन अब उसका एग्जीक्यूशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। आज आप देख रहे लोग परेशान हैं। वही उसमें उसी सवाल पे आ रहा था। आप पूरे शहर में कहीं चलने के लिए जगह नहीं है, जनता परेशान है, जाम लग रहा है, सड़कें खुदी, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये किस तरह की स्मार्ट सिटी है? लोग पूछ रहे हैं कौन सी स्मार्ट सिटी देना चाहिए। अब मैं देखें ना, अब आप इसको इस ढंग से ले सकते हैं। देहरादून को स्मार्ट सिटी में लाने के लिए मैंने एड़ी चुटी का जोर लगाया, आपको मालूम है, और ले भी आया वहाँ से निकलने से पहले। उसके लिए लगभग 2250 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है देहरादून के अंदर। प्रोजेक्ट भी क्लियर है भाई किस तरह से काम होना है। लेकिन अब ये तो हो गया नियोजन और नीति, दोनों स्पष्ट हैं, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। फंड्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, जो अधिकारियों को करना होता है, जो टेक्नोक्रेट्स को करना होता है, ये उस लेवल पे फॉल्ट है। निगम में भी तो सरकार आपकी है, मेयर आपके हैं, क्या मेयर को ये दिखता नहीं है कि कितनी दिक्कतें लोगों के सामने? नहीं, मैंने देखा है कि समय समय पर मेयर साहब हो गए, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको मैंने स्मार्ट सिटी कामों पर जाते हुए देखा है। अक्सर आपको अखबारों में भी दिखता होगा।
वो निश्चित तौर पर कुछ दिशा निर्देश भी करते होंगे, लेकिन नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनको ये काम करना है, वो जवाबदेह नहीं है, उनके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, और यह विजन की कमी है। क्या ये कह सकते हैं कि अफसरशाही बेलगाम है उत्तराखंड यस, मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें अफसरों की गलती है और टेक्नोक्रेट्स की गलती, विशेषकर टेक्नोक्रेट्स की गलती है, मैं उसको मानता जनता सड़क पे खड़ी होकर ये पूछ रही है कि हमने डबल इंजन की सरकार दी थी और हमें सड़क चलने के लिए नहीं। देखिए, डबल इंजन का ही परिणाम है कि आज देहरादून में स्मार्ट सिटी भी है, देहरादून में अमृत योजना भी है, आप ये देखिए ना, और लगा तमाम काम देहरादून में स्वीकृत हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। आज आप अब सिर्फ बात देहरादून की नहीं, देहरादून से बाहर आप निकले, आज चारों ओर काम चल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंटें एक हैं, उसके कारण ये सब फंडिंग हो रही है, ये सब काम हो पा रहे हैं। सेंटर में अगर हमारी गवर्नमेंट ना होती, जब तक उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, हम अमृत योजना उसमें नहीं ला पा रहे थे इसको, स्मार्ट सिटी में तमाम प्रयास हुए, स्मार्ट सिटी में नहीं आई। त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रयास किया, हम लोगों ने लग के प्रयास किया, ये स्मार्ट सिटी में आ गया। ये डबल इंजन का तो परिणाम था। आज देहरादून एकमात्र शहर ऐसा है उत्तराखंड का जिसमें स्मार्ट सिटी भी है और अमृत योजना भी है, दोनों योजनाएं हमारी चल रही है, करोड़ों रुपया लग रहा है, एडीबी का काम भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा काम क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो नीचे जो लोग धरातल पर काम उतारने वाले हैं, ये अधिकारी अगर सड़कों पर उतर जाएं, ये अधिकारी अगर काम की मॉनिटरिंग शुरू कर दें, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स जो हायर लेवल पे हैं। अभी समीक्षा बैठक थी, मैंने उसमें कहा कि मैं कहा भाई, आप लोग सचिवालय में बैठकर योजनाओं की मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप फिजिकली मौके पर क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद विनोद चमोली से खास बात में बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खास बात में विनोद चमोली विधायक हैं धर्मपुर के, उनसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। 20 साल में कई सरकारें बदली, आपकी सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, अफसरशाही को ठीक करने का कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने तो एक छोटी संस्था नगर निगम चलाया है और इन्हीं अफसरों से मैंने काम भी लिया है। मुझे याद है कि जिस दिन मैं शीशमबाड़ा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट का उद्घाटन गया था, और जब प्रदेश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे और 1,500 लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, तो मेरा नगर आयुक्त वहाँ पर लड़ रहा था मेरे लिए, मेरी सीओ वहाँ पर 40-50 मात्र पुलिसकर्मी हमको दिए गए थे, वहाँ पर लड़ रहे थे, मेरे अधिकारी लड़ रहे थे, मेरे कर्मचारी लड़ रहे थे। एक टीम वर्क था और मैंने वो करके दिखाया बिना सरकार के सपोर्ट के, जो बहुत आसान नहीं था, बहुत आसान नहीं था। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों से काम कैसे लेते हैं, आप उसको एज ए टीम कैसे उसका उपयोग करते हैं। तो ये वर्क कल्चर अभी तक प्रदेश में देखने में नहीं आ रहा है, तो वो डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है 20 साल से निश्चित तौर पर यहाँ पर अधिकारियों ने सरकारों को फेल किया है। कभी भी सरकार दोबारा रिपीट इसलिए नहीं हो पाती है कि ये ब्यूरोक्रेट उनको फेल कर देते। सरकार कोई ख़राब नहीं होती, सरकार की नीतियाँ तो जनहित में बनती हैं, क्योंकि वो धरातल पर नहीं उतर पाती है, उनका सही एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तो उसके कारण सरकारों के बारे में ओपिनियन बनती है, और ये उसका कारण है जो आज ये समस्याएं खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारा एक वर्क कल्चर डेवलप होना चाहिए था राज्य बनने के बाद, वो आज तक नहीं हो पाया। इसको स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक बड़ा सवाल है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, उत्तराखंड में विनोद चमोली है, अपनी सरकार में धरने बैठ जाते हैं। नहीं, देखिए, मैं धरने पे तो ऐसे नहीं बैठा, लेकिन कई बार ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं कि जहाँ पर आपको रिएक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो रिएक्शन होते हैं। मैं एक बार जब मेयर था, तो आपको ध्यान में होगा, यहाँ पर गांधी पार्क में एक मंच तोड़ने के लिए मुझे अपने ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। कारण क्या था कि उस मंच पर तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी। मुझे गांधी पार्क को गांधी पार्क बनाना था, वो कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना था। तो मैंने कहा भाई, इस मंच को हटाइए आप। उस बात को लेकर मेरे अधिकारी वहाँ गए, तो सरकार की तरफ से मेरी अपनी सरकार थी, अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ी उस मंच को तोड़ने की, जिस पे राष्ट्रीय स्तर के नेता खड़े हो रहे हों, जिस पे मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हों, वो मंच कोई कैसे तोड़े। तो वो वापस आ गए। अब मैंने, क्योंकि मेरा एम था, आज गांधी पार्क दिखता है, पार्क बना हुआ है, इस पार्क बनाने के लिए विनोद चमोली को अपने कार्यालय के आगे नगर निगम में धरने पर आना पड़ा, और फिर वो मंच टूटा और आज वहाँ पर पार्क खड़ा है। तो कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं जनहित में, और उसके कारण मुझे बहुत दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर मेरी छवि जो बनकर खड़ी हुई होगी, वो मैंने समझता इसका कहीं ना कहीं मुझे नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन
जनहित में जो करना आवश्यक होता है मैं वो करता हूँ, पार्टी सीमाओं में रहते हुए। आप संगठन में कई पदों पर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि जो पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते हैं उन्हें पार्टी ज्वाइन कराना कितना नुकसानदेह साबित होता है, पार्टी के लिए, पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनके लिए, और जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर उस जगह जो कार्यकर्ता होता है उसके लिए कितना दिक्कतों भरा काम होता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस किसी को भी पार्टी में आना चाहिए उसको पार्टी एज ए होल एक्सेप्ट करनी चाहिए। पार्टी में पार्टी विचारधारा एक पक्ष है, पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, किसी भी पार्टी का एक कल्चर होता है जिसको हम अनुशासन भी आगे बोलते हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पार्टी लीडरशिप में विश्वास भी रखना चाहिए। ये व्यक्ति के कैरेक्टर पर है कि अगर आप किसी दल में जा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो पार्टी के साथ ही नहीं, वो अपने साथ भी बेईमानी कर रहा है, वो समाज के साथ भी बेईमानी कर रहा है, तो वो गलत है। आप जब किसी पार्टी में आ रहे हैं तो उस पार्टी को एज होल एक्सेप्ट करिए, विचारधारा भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तभी तो आपको पार्टी बदलनी चाहिए ना। आप उस विचारधारा से अगर सहमत नहीं है तो आप सिर्फ अपने क्या चुनाव जीतने के लिए पार्टी बदल रहे हैं क्या? तो गलत है ना, ये उचित नहीं है। इसको समाज को धोखा देने वाली बात हो गई कि भाई मैं आज बीजेपी में अगर बीजेपी के समर्थन से हम वोट ले रहे हैं उसके बाद बीजेपी से चले गए, तो आपने तो कहीं ना कहीं अपने को भी धोखे में रखा, आपने पार्टी को भी धोखे में रखा और जनता को भी धोखे में रखा। तो आप एक अच्छे चरित्र नहीं हो सकते, आज राजनीतिक कैरेक्टर नहीं हो सकते। तो ये होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बड़ा नाम चल रहा था आपका, प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफी नाम चला, लेकिन ऐसे में एक पत्र वायरल हो गया आपके नाम, किसकी साजिश होगी? ऐसा ना, वो मैंने भी देखा और मैंने तुरंत उसका संज्ञान भी लिया और मैंने जो मेरा पक्ष था मैंने कह दिया था भाई फेक लेटर है और इस पर कोई ध्यान भी ना दे, और मैंने पार्टी को भी अवगत कराया। पार्टी ने भी एक रिपोर्ट उसमें हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है उसमें जांच में निकल के आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पार्टी का सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं। और अब इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा वो है, कोई भी शरारत कर सकता है। एक बड़ी चर्चा थी कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, बहुत लोगों को उम्मीद थी कि आपको नवरात्र में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। डिले क्यों? देखिए, मैं तो पार्टी का सब्जेक्ट है, मुझसे तो कोई चर्चा ऐसी हुई नहीं है। अब पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, कल पार्टी ये भी कह देगी तू विधायक नहीं रहेगा तो मैं उसमें भी तैयार हूँ, मैं तो कार्य करता हूँ। तो जैसा पार्टी मेरे बारे में, मेरा नियोजन तो पार्टी को करना है, मेरा उपयोग पार्टी को करना है, उसके लिए मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। मुझे सिर्फ दिमाग इस बात पे लगाना है कि मुझे जो काम सौंपा गया वो ठीक प्रकार से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं उसको ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एक विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, आपकी धर्मपुर सीट है, काफ़ी लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि विनोद चमोली सुनते नहीं हैं। विनोद चमोली का जिस एटीट्यूड की आप बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं एटीट्यूड है आपके अंदर, और कुछ लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है। अब मुझे नहीं मालूम ऐसे कौन लोग हैं, लेकिन मैं सुनने के लिए सवेरे से लेकर रात तक अवेलेबल हूँ। आप मेरे ऑफिस में हैं, आप देख रहे हैं मैं सुन ही रहा हूँ सबको, सबकी समस्या। अगर मैं लोगों की सुनता नहीं होता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता होता, तो इतने लोगों का मेरे पास आना क्यों होता, या मैं लगातार क्षेत्र में जो मूवमेंट में रहता हूँ मेरी इतनी डिमांड जगह जगह क्यों होती कि आप यहाँ भी आइए वहाँ भी आइए। जो आदमी सुनता नहीं उससे कौन बात करना चाहता है? कोई नहीं बात करना चाहता। जो सुनता है उसी से लोग बात करना चाहते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों का अपने इंटरेस्ट होंगे, जिनको मेरे बारे में ये बात कह के लाभ मिलता हो, वो इस तरह की बात कर रहे होंगे। जो चुनाव में लगातार सर्वे आ रहे हैं, चैनल के सर्वे की बात नहीं, किसी चैनल के सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो ज़मीनी स्तर पर जो सर्वे हो रहे हैं उसमें पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा जा रही है। लोग नाराज़गी दिखती है महंगाई को लेकर, तेल कितना महंगा हो गया है, बेरोज़गारी को लेकर एक सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आकर आग में घी डाल दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी ज़्यादा जल्दी है कोई बात कहना, क्योंकि अभी जनता भी सब देख रही है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। और हिंदुस्तान की जनता बड़ी होशियार है, और ख़ासकर उत्तराखंड के तो बहुत बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है लोगों का। तो सभी चीज़ों को देखने के बाद फिर आगे निकल कर क्या आएगा वो अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है कि चुनाव में दो विचारधाराएं लड़ती हैं, दो दल लड़ते हैं, दो प्रत्याशी लड़ते हैं। तो जब ये सारी बिसात बीत जाएगी उसके बाद क्या समीकरण बनेंगे वो अभी से कहना ज़्यादा जल्दीबाजी है। आप पूरे देश की बात करिए, जब हम पूरे देश में चर्चा करते हैं तो क्या उत्तराखंड के लोग राहुल गांधी को मजबूत करना चाहेंगे क्या, या मोदी को मजबूत करना चाहेंगे? ये भी तो एक सवाल होगा ना। आज जो गति विकास की पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, आज जो ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, जो आपका
रेलवे ट्रैक बन रहा है और तमाम एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर जो काम चल रहा है, आज 2 सरकारों का तालमेल के कारण इतना काम हो रहा है, तो क्या लोग इसको बाधित करना चाहेंगे? क्या लोग, जिन हरीश रावत जी को 2-2 सीटों से हराया गया भ्रष्टाचार के मामले में, डेनिस का मामला दुनिया को मालूम है, दुनिया ने वो स्टिंग देखा है जिसमें उन्होंने कहा भाई तुम मुझे बचा लो, मुख्यमंत्री बनाए रखो, तुम 25-30 करोड़ रुपए कमा लेना, मैं आंख बंद कर दूंगा। ये देखा, ये अदालत तक मामला गया है, इसमें सीबीआई जांच तक का मामला गया है। क्या वो लोग वो भूल जाएंगे क्या? तो बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जो आगे आने वाले हैं। और आप भी अगर कहीं मूवमेंट कर रही है तो आप बीजेपी की समस्या नहीं है, आप फिर कांग्रेस की समस्या है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली में आज भी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट है वो एक जगह कंसोलिडेट होकर आपके साथ चला गया, इसलिए वो जीत रही है। वो बीजेपी से नहीं जीत रही है, वो एंटी बीजेपी वोट को खा गई है और कांग्रेस निपट गई। तो अगर आपकी कुछ सक्रियता यहाँ पर बन भी रही है तो वो बीजेपी की सरदर्द नहीं है, वो कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के जब राजनीतिक बिसात बिछेगी, प्रत्याशी सामने आएंगे। अब जैसे मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ, पिछले 4.5 साल हो गए, हमारे बड़े भाई दिनेश अग्रवाल जी वहाँ पर 3 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, वहाँ के लोगों के वोटों पर उन्होंने इतना बड़ा ऑरा उनको मिला, सब कुछ रहा। 4.5 साल से क्षेत्र में कहीं नहीं। कोरोना में लोग मर रहे थे, जूझ रहे थे, मैं खुद कोरोना ग्रस्त हो गया, हम लगातार मेहनत कर रहे थे, लोगों को बचाने में लगे हुए थे, ये कहीं नहीं थे, ये अपने को बचाने में लगे रहे। कोई इनके कार्यकर्ता नहीं थे। अब ऐन मौके पे चुनाव लड़ने आएंगे तो क्या जनता इनसे सवाल नहीं पूछेगी कि भाई जब हम जूझ रहे थे, मर रहे थे, हमारा विधायक भी हमारे साथ लड़ रहा था, भिड़ रहा था, लगा हुआ था, कोरोना में तक बनाना 3 बार तो हमने आपको भी बनाया, इसको तो 1 ही बार बनाया। 3 बार तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो वोट उनको भी मिला है ना। ठीक है, मैं जीता हूँ 11,000 से, लेकिन बाकी का तो उनको भी मिला है ना। तो क्या कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं हमारी क्या? या जब हमको आप चुनाव जिताएंगे तभी हम आपका काम करेंगे, हारेंगे तो फिर कोई काम नहीं करेंगे? ये सवाल खड़े नहीं होंगे क्या? तो जब इस प्रकार की बिसात बिछेगी तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी ना, उसके बाद पता चलेगा कौन कितने पानी में। एक बड़ा सवाल है, एक चर्चा ये भी है कि आप रायपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रायपुर सीट में ऐसा क्या देखते हैं, धन सिंह रावत हों, आप हों, और कई नेता हैं जो सभी ये चाहते हैं कि रायपुर से चुनाव? मेरा कोई मन रायपुर से लड़ने का नहीं है। अगर कोई बात करता होगा तो शायद इसलिए करता होगा मैं रायपुर विधानसभा में रहता हूँ, मेरा जो घर है वो रायपुर विधानसभा का हिस्सा है, नेहरू कॉलोनी उसमें आता है। इसके नाते हो सकता मुझे लोग रायपुर के लिए किसी ने चर्चा कर ली हो या कोई बात करता हो। मैंने कभी रायपुर विधानसभा के बारे में सोचा ही नहीं है, ना वो मेरा एजेंडा है। मेरी धर्मपुर विधानसभा बहुत अच्छी है, बहुत समय से मैंने इसको तैयार किया है, बहुत मेहनत मैं इसमें करता हूँ और लोगों का बहुत प्यार उसमें मुझे मिलता है, और मैं धर्मपुर विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा अगर मुझे पार्टी लड़ाएगी। 2022 का जो चुनाव है उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, 2022 का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है और आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी फिर थंपिंग मेजोरिटी में जीतने वाली है। आप देख लेना, ये समय अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको राज्य के विकास को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार सब देख चुके हैं, कांग्रेस का हाल सब देख चुके हैं। अब दोबारा उस भ्रष्टाचार के आगे में कांग्रेस को प्रदेशवासी झोंकेंगे ऐसा नहीं है। ये बहुत समझदार लोग हैं। ठीक है, अभी आप मजे ले लीजिए कितने ले, लेकिन उसके बाद जब समय आएगा तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। यहाँ के मानस को मैं इतने बरसों से समझता हूँ, इतने चुनाव मैंने लड़े हैं, यहाँ के लोगों के साथ मैं सीधे सीधे जुड़ा हुआ हूँ पूरे प्रदेश के लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई रास्ता नहीं बनेगा। ये थे बीजेपी के विधायक विनोद चमोली जी, जिन्होंने अपने विचार जनतंत्र टीवी से साझा किए। उन्होंने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार तो बनाएगी ही, साथ ही यहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो भ्रष्टाचार वाले कांग्रेस के हाथों में सरकार नहीं देगी। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।